अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है। ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी ऑफिस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। रांची पुलिस मामला, रांची पुलिस की जांच पर रोक, झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ईडी ऑफिस के सुरक्षा के निर्देश। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार के एफआईआर पर रांची पुलिस की जांच पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। संतोष ने ईडी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। संतोष के एफआईआर पर रांची पुलिस ने ईडी ऑफिस की जांच की थी, जिसके खिलाफ दायर ईडी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर तत्काल रोक लगा दिया। ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की जांच पर रोक, ईडी ऑफिस की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ या बीएसएफ की तैनाती के निर्देश, रांची के एसएसपी को ईडी ऑफिस की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश। सुरक्षा में चूक होने पर रांची के एसएसपी होंगे जिम्मेदार। मामले में केंद्रीय गृह सचिव को पक्षकार बनाने का निर्देश। राज्य सरकार को 7 दिनों में जवाब दाखिल करने का निर्देश। संतोष कुमार को 10 दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश। 9 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। माननीय अदालत ने याचिका में सबसे पहले केंद्रीय गृह सचिव को पार्टी ऐड करने के लिए कहा और प्राइवेट रिस्पोंडेंट जो है संतोष कुमार उनको पार्टी ऐड करने के लिए कहा है। रांची पुलिस को तत्काल प्रभाव से जो जांच कार्यवाही है उसको रोक देने का आदेश दिया है। रांची एसएसपी को निर्देश दिया गया कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करें और उसकी जिम्मेवारी सीनियर एसपी की होगी। साथ ही पारा मिलिट्री के द्वारा या किसी भी सीआईएसएफ, बीएसएफ या पारा मिलिट्री के द्वारा वहां की सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल ने कहा कि ये हेमंत सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि पुलिस के सहारे जांच एजेंसियों को डराने धमकाने की चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। और झूठे मुकदमे ईडी अफसरों पर लगा करके, फर्जी मुकदमे लगा करके, क्योंकि ये फर्जी सरकार है, हर काम फर्जी करना जानती है, फर्जी लगा करके और ईडी के ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अपराधियों को पकड़ने वाले पदाधिकारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य की जनता देख रही है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार, घोटालेबाज और फर्जी निकासी करने वाले कोषागारों को लूटने वाले को कौन बचा रहा है? राज्य की सरकार बचा रही है, हेमंत सोरेन की सरकार बचा रही है। अब देर नहीं, दुरुस्त आएगी जनता और जनता जब आएगी तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 9 फरवरी को तय हुई है, लेकिन उच्च न्यायालय के इस आदेश ने और कल पश्चिम बंगाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने दिखा दिया कि राज्य सरकार का इंटरफेरेंस न्यायालय कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और कल जो कुछ भी हुआ वो सरकार का नंगा नाच था। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लेकिन आज सरकार को उच्च न्यायालय ने शीशा दिखा दिया। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा है कि हाईकोर्ट ने मामले को खत्म नहीं किया है। तो न्यायालय ने मामले को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है और आगे की तिथि भी सुनिश्चित की है। तो आगे की तिथि में प्रशासन अपना पक्ष न्यायालय में रखने का काम करेगी और हमें ये लगता है कि इस राज्य में कानून का राज स्थापित है। व्यक्ति चाहे आम हो या खास हो, अगर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होते हैं तो पुलिस अपना कार्रवाई करती है और इसी कड़ी में पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए गई थी। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर संतोष कुमार मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मामले पर अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, दीपक और रुचि की रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार के एफआईआर पर रांची पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, अब उस जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि संतोष कुमार ने ईडी के अधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद रांची पुलिस ने ईडी दफ्तर की जांच की थी।
उसके बाद जाकर ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि पुलिसिया जांच पर रोक रहेगी। साथ ही एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और साथ ही संतोष कुमार को 10 दिन का वक्त दिया गया है कि अब अपना जवाब दाखिल करें। जब से झारखंड में ईडी बनाम पुलिस हुआ है, तब से सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पहले भी लगातार यह कह रही थी कि राज्य सरकार ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से रांची पुलिस को इस काम पर लगाया है। आज जब हाईकोर्ट की ओर से निर्देश आया, तब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह राज्य सरकार के लिए एक करारा तमाचा है। चूंकि राज्य सरकार पुलिस की मदद से चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का यह दावा है कि अभी केस खत्म नहीं हुआ है, बस जांच पर रोक लगी है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में प्रतुल जी। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और हमारे साथ सीपीआई से जुड़े हुए अजय सिंह जी, बहुत स्वागत है अजय जी न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। कल जब अहले सुबह से जांच शुरू हुई रांची पुलिस की ओर से और ईडी दफ्तर में जाकर रांची पुलिस ने कार्रवाई की, जांच की गई, उसके बाद आप लोग पूरी तरह से गुस्साए हुए थे। मैं गुस्साए हुए शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जांच चल रही है उसके सबूत मिटाने की कोशिश है। आज जब हाईकोर्ट की ओर से जांच पर रोक लगाने का आदेश आया, आप लोगों ने इस आदेश का स्वागत किया और साथ ही राज्य सरकार पर हमला बोला है। क्या कहिएगा अपने प्रतिद्वंदियों के लिए? देखिए आयुष, सबसे पहले हमारा वही मानना है जो कल भी मानना था कि ये ईडी बनाम पुलिस नहीं, संविधान बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। और मैं इसे संविधान इसलिए कहता हूँ क्योंकि पीएमएलए 2002 के एक्ट से ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन हुआ था। 2017 में संशोधन करके पीएमएलए एक्ट में ईडी को सीजर की और जो समन करने की शक्तियाँ थी, अरेस्ट करने की शक्तियाँ थी, वो दी गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी उचित ठहराया था। लेकिन देखिए, अब दो चीज़ें इसमें और महत्वपूर्ण है। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर जहां स्टेट और सेंटर के एक्ट्स डिफाइंड है, और दूसरा जिस तरीके से एक प्रचलित कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास असीम शक्तियां हैं तो असीम आपके पास जिम्मेवारियां भी होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, राज्य सरकारें, जहां विपक्ष की सरकारें, जहां ईडी भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कर रही है, वहां क्या हुआ, वेस्ट बंगाल से शुरुआत करते हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी ने तो ईडी के रेड के दौरान वहां पर इंटरफेयर किया और फाइल लेकर भाग खड़ी हुई, और उसके बाद ईडी ने इस मामले को लेकर जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जाने का काम किया तो ईडी के अधिकारियों पर 3 FIR ठोक दिया गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि हम लॉलेसनेस बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट करना इन अधिकारियों को हमारा कर्तव्य। सारे FIRs पर रोक लगा दी, कलकत्ता के केस में बता रहा हूँ। और झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में ईडी पर आरोप लगाया एक 23 करोड़ घोटाले के आरोपी संतोष कुमार ने कि उसके साथ मारपीट की गई, उसका सर फोड़ा गया, 2 अधिकारियों का उसने नाम दिया। सामान्य तौर पर क्या करना चाहिए था, ठीक है, पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। पुलिस की जांच से हमें कोई परहेज नहीं है साहब। जांच का तरीका जो BNS में है वो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार उनको सम्मन करना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था नोटिस देकर। पर ईडी के दफ्तर का जिस तरीके से रांची पुलिस के 7 थानों की पुलिस और 2 DSP ने घेराव किया सुबह 6:30-7 बजे, तो ये लग रहा था कि साहब कोई बड़ा रेड चल रहा है, बहुत बड़ी रिकवरी होने वाली है, उस तरह का था। और आज उच्च न्यायालय ने जिस तरीके का आदेश दिया है, मुझे लगता है राज्य सरकार के लिए आईना दिखाने का काम किया है। मैं, आपने तो सारी चीजें दिखाई दी आयुष, पर मैं एक उच्च न्यायालय के आदेश का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष पढ़ता हूं जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। ये पॉइंट नंबर 5 है और ये केस नंबर 1059 ऑफ 2026 है, जिसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के 2 अधिकारियों ने पोस्ट किया था आज हाईकोर्ट में, जिसकी सुनवाई हुई थी। इसके अगर पैराग्राफ 5 में आप जाएंगे तो उच्च न्यायालय ने जो कहा वो बहुत स्तब्ध करने वाला था। उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है कि उच्च न्यायालय सामान्य तौर पर बहुत स्लो रहते हैं कोई अंतरिम आदेश देने में, लेकिन इन फैक्ट्स लाइक प्रेजेंट वन ब्रॉट बिफोर द हाई कोर्ट कैन नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर। यानी ऐसे मामलों में जब उच्च न्यायालय के सामने लाया जाता है, ऐसे गंभीर मामले,
तो उच्च न्यायालय मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। इसलिए उच्च न्यायालय ने इंटरफेयर किया, और इंटरफेयर करके किस तरीके का आदेश दिया, मुझे लगता है ये बहुत रेयर आदेश होता है उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय ने कहा अपने 6ठे पॉइंट में कि सेक्शन 67 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत ईडी का गठन हुआ है, उसके अंदर अगर सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है। उन्होंने 9वें पॉइंट पर यह कहा, जो दिखाता है कि राज्य पुलिस पर उच्च न्यायालय की भी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं अब हिल गई है। हाईकोर्ट के जज ऑनरेबल जस्टिस द्विवेदी साहब का ऑब्जर्वेशन है कि इन द अफोर्सेड बैकग्राउंड द होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्टेड टू डेप्यूट आइदर सीआईएसएफ और बीएसएफ व्हिचएवर इज सूटेबल एट द ऑफिस ऑफ ईडी रांची। यानी अब होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया गया कि जरूरत पड़े तो आप बीएसएफ की भी तैनात की वहां पे करें, क्योंकि राज्य सरकार पर कहीं ना कहीं अविश्वास है। और उन्होंने जो एक आदेश दिया सीनियर एसपी रांची को, यह भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। पॉइंट नंबर 11 में द एसएसपी रांची इज डायरेक्टेड टू लुक इनटू द सिक्योरिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ ईडी रांची एंड इट इज मेड क्लियर इफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट इन द सेड ऑफिस द एसएसपी रांची विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। यानी अगर कोई छोटी सी भी अप्रिय घटना ईडी के कार्यालय में होती है जिसका अंदेशा ईडी ने दर्शाया था, तो एसएसपी रांची जिम्मेवार होंगे। ये माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है। इतना कड़ा आदेश हाल के दिनों में नहीं आया। फाइनली उन्होंने जो कहा कि टिल द नेक्स्ट डेट देयर शैल बी स्टे ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस इन कनेक्शन विथ एयरपोर्ट पीएस केस नंबर 05 ऑफ 2026 पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लर्नेड सीजीएम। यानी जो मामला दर्ज कराया था संतोष कुमार, जो 23 करोड़ के घोटाले के अभियुक्त है, उस पे एफआईआर पर उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। देखिए, सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय का स्टैंड होता है साहब कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन को क्यों रोकना चाहते हैं, अगर आपने कोई गलती नहीं किया तो इन्वेस्टिगेशन में आप निर्दोष पाए जाएंगे। लेकिन उच्च न्यायालय ने क्या किया, मौजूदा सिचुएशन में हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। हमें लगता है कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात पहुंच रहा है, इसलिए हम एफआईआर को स्टे करते हैं। कोई एफआईआर पर अगले आदेश तक कार्रवाई नहीं होगी। उच्च न्यायालय का यह अंतरिम आदेश है। 9 फरवरी को फिर इसके लिए इसके अगली तिथि मुकर्रर की गई है, लेकिन ये बहुत कड़ा आदेश है। मैं आपने जिस बिंदुओं का जिक्र किया है, मैं उन तमाम बिंदुओं पर सत्ता पक्ष का जवाब लेना चाहूंगा। राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, पुलिस बनाम ईडी की लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि संविधान बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। दूसरी तरफ फेडरल स्ट्रक्चर में पीएमएलए के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार ने एक्शन लिया है। इसको लेकर भी कई तरह के गंभीर सवाल हैं। देखिए, कल जब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बाबूलाल मरांडी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हमको लग रहा था कि ईडी के कोई प्रवक्ता बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पुलिस छापा मारने गई, अपना काम करने गई ईडी कार्यालय, ईडी कोर्ट चले गए। ये उनकी मामला था और पुलिस की मामला था। बाबूलाल मरांडी जी को कौन कहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए? भाई, आपको क्या दिक्कत हो रही थी? कौन गलत है, कौन सही है, क्या गलत है, क्या सही है, ये तो कोर्ट तय करेगा, जांच तय करेगी। ये बाबूलाल मरांडी जी कैसे तय कर लिए? दूसरा चीज, हम किसी को आरोपी नहीं बता रहे हैं या किसी को निष्पक्ष नहीं बता रहे हैं। हमने कहीं, हमारे किसी प्रवक्ता ने, हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि जिनको ईडी बुलाया गया था वो निष्पक्ष हैं, वो आरोपी नहीं है। हमने नहीं कहा, हम उनका पक्ष नहीं रख रहे हैं। हमें दिक्कत इस चीज से है कि जब ईडी और पुलिस की बात थी तो बीजेपी क्यों इसके बीच में कूद गई, और कल इतनी तत्परता के साथ क्यों कूद गई? दूसरा, बाबूलाल मरांडी जी ने ही कहा कि वहां पर हेमंत सोरेन जी के खिलाफ कुछ एविडेंस रखी गई है, इसको चोरी करने के लिए भेजा गया। बाबूलाल मरांडी जी को किसने यह बता दिया कि हेमंत सोरेन जी के खिलाफ वहां पर एविडेंस रखा गया? तीसरा सवाल, कल राज्य रक्षा मंत्री जी, माननीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी और आज दीपक प्रकाश जी, ये दोनों ने कहा कि एफआईआर फर्जी है और फर्जी एफआईआर पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस चली गई। न कोर्ट ने कहा कि एफआईआर फर्जी है और न किसी ने कहा एफआईआर फर्जी है। नहीं, देखिए, सीधी सी बात है कि एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फर्जी तो नहीं होती है। हाँ, सुनिए ना, मैं बता रहा हूं। तो ये दोनों नेता किस आधार पर एफआईआर को फर्जी बता दिए, ये जरूर बताना चाहिए बीजेपी को कि आखिरकार कोई आधार होगा। आप पुलिस तो है नहीं, और ये लोग कैसे बता दे रहे हैं कि वहां पर ये बिना जांच किए हुए कि बोतल से किसने मारा,
या अपने मारे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर में 7 थानों की पुलिस छापेमारी करने या जांच करने जाती है, यह भी तो गलत है। इस पर क्यों कुछ नहीं जा सकते? पीएमएलए के प्रावधानों के तहत नहीं जा सकते। ये गंभीर मुद्दा है। हम वहां से सीसीटीवी फुटेज जो एफआईआर हुआ उस पर कार्रवाई करने के लिए 24 घंटा पहले उनको बोला गया था आने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंचे, तो 24 घंटा के बाद वो गई, पुलिस गई। हमें ये और ये पुलिस का मामला है, ये पुलिस का मामला नहीं है सर, चूंकि सुन लीजिए मेरी बात को, जहां तक सीसीटीवी फुटेज की बात है, ये पुलिस का मामला नहीं है। पीएमएलए कोर्ट ने साफ आदेश दिया ईडी अधिकारियों को कि आप सीसीटीवी फुटेज प्रेजेंट करें। आयुष जी, मैं बता रहा हूं, ये कार्रवाई ईडी के खिलाफ सही हुई या गलत हुई, ये कोर्ट का मामला है। तो आज तो ईडी की मामला, आयुष जी एक हमें बोलने नहीं दीजिए। मेरी आपत्ति इस बात से है और हमारी आपत्ति इस बात से, इसका जवाब ना हम देंगे, ना जेएमएम का प्रवक्ता देगा, ना हमारे गठबंधन का कोई प्रवक्ता देगा। हम नहीं दे सकते इसका, ये उनका मामला है। तो लेकिन जवाब इस बात का तो देना पड़ेगा ना कि जब ये ईडी और पुलिस का मामला और हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो जवाब बाबूलाल मरांडी जी क्यों देने आ जा रहे हैं? और तब अगर हम आकर के इनको ईडी के प्रवक्ता और साठगांठ बताए तो गलत क्या कर रहे हैं? और जबकि बिना जांच हुए, बिना कुछ हुए आप यहां तय कर देते कि एफआईआर झूठी थी, फर्जी एफआईआर कह दिया आपने, किस आधार पे कह दिया? और ईडी की बात करते हैं, इन्होंने बहुत 3 अधिकारियों पर जांच के लिए 7 थानों की पुलिस पहुंचेगी तो सवाल नहीं उठेगी। एक मिनट, अगर मैं रिमेन करके चलाइए कि क्या कल रक्षा मंत्री जी ने नहीं कहा था कि फर्जी एफआईआर पे पुलिस जांच करने चली गई? क्या आज राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी ने नहीं कहा कि ये फर्जी उस पे चले गए थे? दोनों ने फर्जी बताया। मैं एक, और ये कोर्ट का आदेश वो कर रहे थे, तो मैं एक कोर्ट का आदेश फिर कर देता हूं। कांग्रेस के एमएलए हैं हरियाणा से सुरेंद्र पनवार, पंजाब वर्सेस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला था। उन्होंने कहा था कि उनको 90 दिनों तक उनसे पूछताछ किया गया था, तब कोर्ट ने कहा था कानूनी प्रक्रिया का यह उल्लंघन है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था जनवरी 2025 मैं आपको बता दे रहा हूं, या ईडी हो या सीबीआई हो, या ईडी हो या सीबीआई, उनके कार्रवाई पर कई बार कोर्ट ने सवाल उठाया है। आयुष जी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बात रखने दे दीजिए मुझे। उन्होंने कहा था अपने तीसरे पॉइंट में कि 14-15 घंटा तक पूछताछ करना मानवीय गरिमा के खिलाफ है। यहां पर उनकी बीवी ने बताया कि सुबह 9 बजे गए और 12 बजे रात तक उनकी फोन ऑफ आ रही थी, और जिस नंबर से ईडी ने फोन किया था वो भी ऑफ आ रही थी। अच्छा, ये समय कौन तय करेगा सर कि कितने घंटे तक पूछताछ होनी चाहिए? कोर्ट आएंगे आपके पास। आयुष जी, मैं कोर्ट का आदेश आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार पूछ नहीं कर सकते आप, मानवीय मैं आऊंगा आपके पास, सीपीआई से हमारे साथ आदेश बता रहा हूं, आप हमें कह रहे हैं। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। अब सीपीआई के पास चलते हैं, हमारे साथ अजय सिंह जी। बिल्कुल ठीक है, मैं कोर्ट के आदेश पर ही आऊंगा, झारखंड हाईकोर्ट के भी कोर्ट के आदेश पर आऊंगा, उस पर भी सवाल है आपसे। कोर्ट ने कहीं से भी आपके पास नहीं बताई, ये दोनों नेता कैसे बता, जवाब दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, जवाब देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल आपने पूछा, हम जवाब उनसे लेंगे। सीपीआई के पास फिलहाल चलते हैं, हमारे साथ अजय सिंह जी। अजय जी, बीते 2 या 3 दिनों में जो कुछ हुआ है, पहले आरोप लगते हैं, फिर एफआईआर दर्ज होता है, फिर पुलिस की ओर से कार्रवाई होती है, रिट पिटीशन, क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर किया जाता है, फिर आज जांच पर रोक लगा दी जाती है। कैसे देख रहे हैं पूरे चीज को? देखिए, सबसे पहले स्पष्ट तो बनी, भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की हत्या में एक तरह से कहता हूं। इस मामले को इसलिए बोल रहा हूं कि संविधान में हर इंसान को अधिकार है, चाहे वो आरोपित हो चाहे कोई भी हो, ईडी हो चाहे कोई भी, सबके खिलाफ आदमी को केस करने का दायित्व बनता है, आदमी करता है, केस भी करता है। लेकिन पुलिस का जो सिस्टम है काम करने का, कि आप किसी भी केस में, जब मर्डर केस भी होता तो आपको है कि सम्मन जारी कीजिए, उसको बाज़ाब्ता सम्मन से 3 नोटिस आपको इशू करना रहता, प्रक्रिया को उनको फॉलो करना चाहिए था। और जब मनी लॉन्ड्रिंग हो चाहे कोई भी मामले हो, तो ये आप पहले उनके पदाधिकारियों से संपर्क करना चाहिए थे, रांची एसएसपी को, कि आपके यहाँ के 2 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, हम इनसे पूछताछ करना चाहते हैं, इसकी परमिशन लेनी चाहिए थी। ये संविधान का कानून संबद्ध कार्रवाई है, तो इसमें उनको ये जल्दबाजी दिखाने का काम थोड़ा सा किया गया पुलिस के द्वारा। मेरा एक साफ कहना है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर की बात है। हमारा ईगो क्लैश कर रहा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए इस मामले में। यह सोचना चाहिए कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों का
चाहे वो राज्य सरकार का जो अधिकार है और केंद्र सरकार का जो अधिकार है, वो अधिकारी को संरक्षण करने का किसका काम? वो हमारा संवैधानिक मूल्य है, उसकी रक्षा करता है। तो मुझे ये कहना है कि राजनीतिकरण इसको आप मत कीजिए, चाहे कोई भी हो, हम हो चाहे प्रतुल जी हो, चाहे इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि संवैधानिक मूल्य और भारत के संविधान का इसमें कहां उल्लंघन हो रहा है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए। बस एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। मैं एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। अगर संवैधानिक मूल्यों का हनन होता है या संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ कोई काम होता है तो क्या विपक्ष को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? नहीं, सवाल उठानी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सवाल उठानी चाहिए। मैं कई चीज बात बोल सकता हूं, मैं कई केसेस देख रहा हूं, रांची पुलिस में या झारखंड एसीबी में कई ऐसे केसेस पड़े हैं जो 2010 से पेंडिंग पड़े हुए हैं और वो भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। मैं कई केसों का नाम बता सकता हूं कि 12-13 केस जिसमें एसीबी के इतने भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और आज वो बड़े बड़े जगहों पर बैठे हुए हैं। उन पदाधिकारियों की जांच क्यों नहीं पुलिस, जब हमारी एसीबी करनी चाहिए ना, सरकारी सत्ता है। जब जीरो टॉलरेंस तो सबके लिए जीरो टॉलरेंस सबके लिए होनी चाहिए। तो जब सवाल उठता है, हाँ ये जरूर सवाल उठता है कि हम किसी विषय को संवैधानिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक तरीके से, आपकी प्रक्रिया थी, हम प्रवक्ता नहीं बने किसी में, पुलिस का और ईडी का प्रवक्ता हमें नहीं बनना चाहिए था। यह हमको देखना चाहिए था कि दोनों का जो बात है वो संवैधानिक प्रक्रिया था। तो ईडी अपनी स्वास्थ्य संस्था है, झारखंड की पुलिस के अपने अलग अधिकार है, तो दोनों एक दूसरे के अधिकारों का हनन करने का काम किए। वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनको न्याय संगत जो भी आदेश है उनका स्वागत करना चाहिए हमें कि अगर रोक लगाने का बात किया है तो रोक लगाने की बात। लेकिन अगर कोई आरोपित होता, कोई भी छोटा से छोटा भी आरोपित अगर कोई आरोप लगाता है, उसकी चाहे कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाइए चाहे मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। तो एफआईआर दर्ज अगर है तो उस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से कानून के एक एक नियमों का पालन करके होना चाहिए। ना कि ऐसा नहीं प्रतीत हो कि जैसे हम किसी युद्ध के मैदान में गए, पूरा किसी को घेर लिए, लगता है कि जैसे हम आतंकवादी को, ये नहीं, ये होना चाहिए था, सिस्टम से होना चाहिए था कि आप सम्मन जारी करते, उनसे बोलते, नोटिस करते, प्रक्रिया को पूरा करते। नहीं होता तो आदेश लेते, गृह विभाग आदेश लेते या करते कि इस पदाधिकारी ईडी कार्यालय में क्यों, उनके घरों पर भी आप छापा मार सकते थे। जब ऐसी बात थी तो घर पर क्यों नहीं गिरफ्तार? लेकिन नियम के बाद समन करते, अगर नहीं आते समन की अवहेलना, अगर आपको लगा तो ईडी कार्यालय के उनके घर पर क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? मैं आऊंगा आपके पास, मैं अब इन तमाम विषयों पर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 प्रश्न हैं। प्रतुल जी, पहला प्रश्न यह है, एफआईआर को आप लोगों ने फर्जी बताया। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि कैसे पता चल जाता है आप लोगों के नेताओं के, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि ईडी दफ्तर में क्या रखा हुआ। और तीसरा प्रश्न यह है कि जब ईडी पर एफआईआर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्यों ईडी को डिफेंड किया? अब देखिए, इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं फिर से हाईकोर्ट के उस आदेश के उस पॉइंट को पढ़कर सुनाता हूं, जिसमें हाईकोर्ट ने 6 पॉइंट में कहा है कि सेक्शन 67 ऑफ द पीएमएलए एक्ट प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इफ दे आर एक्टिंग अंडर द एक्ट, जिसको हाईकोर्ट ने स्टे करने का एफआईआर सबसे बड़ा कारण बताया है कि अगर आप गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं पीएमएलए एक्ट के तहत तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। अब आप देखिए, ये फेडरल स्ट्रक्चर है और ईडी का जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 64 स्पष्ट कहता है कि ईडी का सहयोग करेगी कौन कौन एजेंसियां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, उसके अलावा राज्य की पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, ये एक्ट में मेंशन्ड है। ये सेंटर का पार्लियामेंट का 2002 का बनाया हुआ एक्ट है, जिसको 2017 में संशोधन करके और शक्तियां दी गई थी, जिसे 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। अब वापस आते हैं कि फर्जी एफआईआर की बात मैं लास्ट में डील करूंगा। पहले आते हैं बाबूलाल मरांडी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो देखेंगे कि पहला, अगर ये बीजेपी झारखंड के पेज पर आप जाएंगे तो अभी भी वो पूरा लिंक है, आप बोलेंगे तो मैं लिंक को खोल के दिखा दूं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मूल रूप से इसलिए किया गया था कि झारखंड पुलिस जिस चीज का क्रेडिट ले रही थी, तो बाबूलाल मरांडी जी का कहना था कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जिन्होंने रिकवरी की उन बच्चों की, उनको भी इसमें सम्मानित करना चाहिए और जो राशि झारखंड पुलिस ने अनाउंस की उनको देना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस था। 14वें मिनट से प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे भी याद है, किसी ने सब्सिक्वेंट प्रश्न किया कि जो ईडी के खिलाफ आज 7 थानों की पुलिस
और डीएसपी 2 डीएसपी का जो रेट था उस पर क्या कहना था, तब उन्होंने कहा। और देखिए, फर्जी मुकदमे करने का इस राज्य सरकार के पास एक लंबा फहरिस्त है। इनका सीधा सीधा मानना होता है नेताओं के खिलाफ। आप देख लें, हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर हुए, मेरे खिलाफ 6 एफआईआर हुए, 5 में हाईकोर्ट से स्टे है और 6ठा क्वैश हो गया। दूसरा आप देखिए, बाबूलाल मरांडी जी ने तो शायद 31 या 32 मुकदमों के बाद गिनती छोड़ दी, क्योंकि अधिकांश मुकदमों को हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कौन से केस दर्ज हुए थे? जिस समय पंकज मिश्रा उनका नाम था ना, जो पहाड़ वाले खनन में मामले में थे जी, पंकज मिश्रा पे साहिबगंज पे जब मामला चल रहा था तो ईडी के अधिकारियों पर SC/ST केस दर्ज हुआ कि उन्होंने गाली दिया है साहब, वो जाति सूचक गालियां दी है। उसको उच्च न्यायालय ने क्वैश कर दिया, कहा कि ये फर्जी मामला है, और उसके बाद ये पूरा मामला खत्म हो गया। इसी तरीके से हनी ट्रैप का एक केस हुआ कि ईडी के अधिकारी जो है वो अपनी कैसे रातें रंगीन करते हैं, इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुआ। हाईकोर्ट ने उसे भी क्वैश कर दिया कि कोई प्रथम दृष्टया इस पर प्रूफ नहीं होता। तो ये फर्जी एफआईआर की एक लंबी लिस्ट। और तो हद तो तब हो गई जब झारखंड के जेल में ईडी को छापा मारना पड़ा और पुख्ता सबूत मिले कि जेल से ईडी के खिलाफ साजिश चल रही थी, ईडी के अधिकारियों को टारगेट करने की। तो हमारा कहना है कि यह फर्जी एफआईआर का इतना लंबा लिस्ट है झारखंड सरकार के पास उनके द्वारा किए हुए, और उच्च न्यायालय ने समय समय पर हस्तक्षेप किया। ये तो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय भी जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में इनको फाइन लगाकर लौटाया है कि ये सब मामलों में राज्य सरकार को अपील करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उच्च न्यायालय का फैसला इसमें अंतिम था। तो उच्च न्यायालय का जो फैसला आज का आया है, जिसमें उन्होंने यूनियन होम सेक्रेटरी को पार्टी बनाया, देखिए ये ओरिजिनल पिटीशन में कहीं नहीं था, ईडी के दफ्तर जो अधिकारियों ने की थी। उच्च न्यायालय ने खुद से कहा कि यूनियन होम सेक्रेटरीज के पार्टी बनेंगे और वो तुरंत सीआईएसएफ या बीएसएफ को डिप्यूट करे ईडी ऑफिस में पर्याप्त संख्या में। कहीं ना कहीं राज्य पुलिस के प्रति यह विश्वास दिखाता है। और रांची एसएसपी को जिस तरीके का पूरा जिम्मेवारी दिया गया कि अब एक छोटी सी भी घटना होगी तो उनकी जिम्मेवारी होती है। नॉर्मली ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर बहुत रेयर होता है, और जब उच्च न्यायालय को लगता है कि सामने वाले के खिलाफ फिर कोई साजिश हो सकती है न्यायालय के आदेश के बावजूद, तब ऐसा ब्लैंकेट आदेश पारित किया जाता है। हमारा कहना है कि फेडरल स्ट्रक्चर का जिस तरीके से गला घोटने की कोशिश की गई थी, उच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं उस फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा करते हुए आज कहा कि हम मूक दर्शक नहीं बन सकते जब पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जो आदेश दिया, मुझे लगता है एक मील का पत्थर है। कल पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे सर्वोच्च न्यायालय का, मैं पहले भी बता चुका हूं, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी एक मील का पत्थर था जब फटकार लगी थी। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। मेरे साथी पहले बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 3 नोटिस दिए जाने का प्रावधान है, आपने एक भी नोटिस नहीं दिया और सीधे रेड करने पहुंच गए, ये क्या आपको दिखाता नहीं? और पुलिस अधिकारी आयु अगर जाते तो बात समझ में आती, 7 थानों की पुलिस क्या कर रही थी? आपने ऐसा घेर लिया जैसे पता नहीं कौन सा चक्रव्यूह। चलते राष्ट्रीय जनता दल के पास। उम्मीद करते हैं क्षितिज जी आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन जो प्रश्न सीपीआई की ओर से उठाया गया है, जिसको आप लोग साथ में लेकर चले बिहार में, उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि संविधान के नियमों के अनुसार कार्रवाई पुलिस ने क्यों नहीं की, क्यों समन नहीं भेजा गया, 7 थानों की पुलिस क्यों जाकर धमक गई कि जैसे उन पर कोई बहुत बड़ा एक्ट लगा हो, यूएपीए लगा हो या ताडा लगा हो, इस तरह का रिएक्शन हो रहा था, क्यों? ये जो आपने जो सवाल पूछा, यूजी इस सवाल के जवाब ना तो हमारा, मैं झारखंड पुलिस का प्रवक्ता यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ना तो बीजेपी झारखंड सरकार के आदेश पर ही काम करती है ना सर? झारखंड सरकार के आदेश पर पुलिस काम करती है। अब दिखाइए वो आदेश जिसमें झारखंड सरकार ने आदेश दिया था कि जाकर के ईडी कार्यालय में वो कीजिए, मुझे दिखा दीजिए, दोनों सारे सब मिलकर के दिखा दीजिए कोई कि जिसमें झारखंड सरकार ने आदेश दिया हो कि आप जाइए ईडी का दफ्तर का कार्रवाई कीजिए। एफआईआर पे गए थे, उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? वो जवाब देने का अधिकार हमारा नहीं है। दूसरा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था वो दूसरे मामले पर, और अभी बीजेपी के जो फेसबुक हैंडल है उस पर से कहीं से भी पुलिस को कोई धन्यवाद नहीं दिया गया था। इनका मानना, और बाबूलाल मरांडी जी ने दोनों बच्चों को खोजने में सीधे तौर से कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बजरंग दल के लोगों ने ढूंढा, जबकि उन्होंने देखा था। आप मानते हैं कि नहीं कि ढूंढा या नहीं? नहीं, उन्होंने देखा और बजरंग दल के लोगों को यह पता चला
कि वो 2 बच्चे थे, उन्होंने उसका पहचान किया। और इसमें क्या न्यूज चैनल की वो नहीं है कि और क्या पुलिस प्रशासन की नहीं है जिसने नाकाबंदी किया? क्या पुलिस प्रशासन की तत्परता नहीं है? क्या न्यूज चैनलों का, क्या वो सामाजिक संगठनों? हम तो सर कभी भी अपनी तारीफ नहीं की, जिन्होंने वो बच्चों न्यूज चैनल ने अपनी तारीफ कभी नहीं की। क्या एक बार भी किसी न्यूज चैनल ने अपनी तारीफ नहीं की अंशंशिका के मिलने के बाद? तारीफ किसने की सबको पता है। मैं वही कह रहा हूं, सबने इस बात को सराहा है, न्यूज चैनलों को, सबको, कि सब किस प्रकार से उनकी वो किया, तब जाके उनको पता चला, वो जाकर के उसको खोजे। और रही बात इनाम का, 1 दिन पहले वो खोजते हैं, बाबूलाल मरांडी जी दिलवाएंगे क्या उनका जो पैसा, जो रकम रखा गया था? सरकार देगी, ये सरकार का वो पुलिस की वो था, और पुलिस देगी। इसमें बाबूलाल जी अगर नहीं मिलती तब तो हस्तक्षेप करेंगे। इस बात के लिए आभार, इस बात को हस्तक्षेप करेंगे, आभार उनका। नहीं, इस सब बात के लिए हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते। दूसरा मेरा बीच में प्रवक्ता है कि वो इनाम दिलाएंगे बच्चों को, पुलिस दिलाएगी, बिल्कुल, इस बात के लिए आभार। बिल्कुल मिले, उनका हक है, अधिकार है उनका, और बड़े काम किया उन्होंने, हक और अधिकार है, बिल्कुल याद रखनी चाहिए। और हम हैं उनके वो करने के लिए, मैं मांग करता हूं कि तुरंत देनी चाहिए, यथाशीघ्र। नहीं, बिल्कुल देगी। और जिस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार सवाल वहीं पे वो होता है कि कैसे रक्षा मंत्री जी ने कैसे तय कर लिया, रक्षा राज्य मंत्री जी ने कैसे ये तय कर लिया कि ये फर्जीवाड़ा है FIR। आप इसको फर्जी डिक्लेयर करने दीजिए ना, जांच होने दीजिए ना। राजनीतिक बयान है, क्या ये राजनीतिक बयान है? राजनीतिक बयान मतलब राजनीतिक बयान में हम भी कुछ बोल देते हैं यहां आकर के, जो मन में आएगा वो हम कहते हैं, चलिए राजनीतिक बयान हम भी दे देते हैं। सर आपके ईडी और बीजेपी से राजनीतिक बयान आते हैं, ईडी ने आपको बताने के लिए किया, दोनों की संलिप्तता है, मैं बोल दिया ये राजनीतिक बयान, कुछ भी नहीं ना बोल देंगे। बोलने का जिस प्रकार से आपने तो बोल दिया, टाइमिंग देखिए, आपने तो बोल दिया सर, आपके कहने, आपने कहा कि ये राजनीतिक बयान है तो कुछ भी दे सकता कोई, लेकिन ऐसा बयानबाजी से बचना चाहिए। रक्षा राज्य मंत्री है और दोनों माननीय पद पर बैठे हुए हैं, और बीजेपी क्यों ये ईडी का डिफेंड करने आ गई? हम तो नहीं जा रहे डिफेंड करने झारखंड पुलिस को। और हमने कहीं फाइनल कमेंट ले लेते, चलिए हमने वही 10 सेकंड प्रतुल जी आप अपनी बात को रखिए, फिर हम CPI के पास चलेंगे। मैं राजद के प्रवक्ता का आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार किसी सरकारी दल से जुड़े प्रवक्ता ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इनाम दिलाएंगे, वरना पुलिस ने तो बजरंग दल का जिक्र तक नहीं किया, ना किसी चैनल पर। मैंने दोनों व्यक्ति कहा, मुझे खत्म करने दे, खत्म कीजिए। तो इनका आभार है कि इन्होंने चैनल पे कहा है कि इनाम दिलाएंगे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का। विशेष हित मैं बोल रहा हूं, मैं साधुवाद करता हूं राजद के प्रवक्ता का कि जो झारखंड जो हकदार है उन्हें उनका इनाम मिलना चाहिए। CPI से एक फाइनल कमेंट, अब जो होगा 9 फरवरी को, सब कोई इंतजार कर रहे हैं कि 9 फरवरी को जब सुनवाई होगी तो क्या आदेश हाईकोर्ट का निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा की गारंटी SSP महोदय को दी गई है, और अगर कोई भी चूक होती है तो उसके लिए जिम्मेदार SSP होंगे, यह साफ तौर पर हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। ठीक कहा आयुष जी, वही बात मैं कहने की बात कह रहा था कि जो सिस्टम होता है उसी को आदेश होता है। अभी हमारे क्षितिज भाई या प्रतुल जी भी कह रहे थे कि बयानों से हमारे जो जिम्मेदार व्यक्ति उनको गैर जिम्मेदार बयानों से बचना चाहिए, संजय सेठ जी को बचना चाहिए, तो सबसे संवैधानिक पोस्ट पे है। अभी अधिकार किसको दिया गया? रांची के SSP को दिया गया, ना कि बीजेपी को दिया गया। क्या PD कार्यालय का जाके बचाव कीजिए, ना बजरंग दल को दिया गया, ना RSS को दिया गया। ये सवाल जो सिस्टम है, कोर्ट का सिस्टम चलता है, कानूनी प्रक्रिया के तहत में उन्होंने कहा कि रांची SSP की जिम्मेदारी बनती है और वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सिस्टम का बचाव करे और उनका उचित सम्मान करे। तो ये सवाल उठता है कि हम गैर जिम्मेदारा बयान देकर जनता को बरगलाए नहीं, और फेडरल सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करे। राज्य सरकार और ईडी या सेंटर में टकराहट नहीं बढ़ाई। ईडी और पुलिस की जो कार्रवाई उसको हम निश्चित तौर पर ईडी हो या पुलिस हो, कानून के तहत कार्रवाई हो, और सब यही उम्मीद करते हैं कि कानून की जीत होनी चाहिए, संविधान की जीत होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है, मौजूदा राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाती है, मौजूदा विपक्ष पुलिस पर आरोप लगाता है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुप्पी सी आ जाती है। यह चुप्पी इसलिए क्योंकि इस फैसले को, झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है, और अब साफ तौर पर सबकी नजर
9 फरवरी पर है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे, क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से थे और अजय सिंह जी सीपीआई से थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।